हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट को लेकर के चल रहे हैं। आज हम 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए, मैं 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसमें से 18 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग जो है ना एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो। जो हमारी क्लास रहती है उसकी टाइमिंग रहती है रात के 9 बजे डेली, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले यही कहूँगा कि सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे साथ में, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कोई भी कितना भी अच्छा टीचर हो तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओ जब तक आप लोग सेल्फ मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में WHLE को यहाँ पे इस प्रकार से कोड किया जा रहा है। तो उसी कोड भाषा में यहाँ पे SHARK का कोड पूछ रहे हैं हमसे कि शार्क का कोड क्या होगा। तो देखिए हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। इसको कैसे करते हैं, एग्जाम में आपको कैसे करना है तो सब बताते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि WHALE, इसको इन्होंने लिखा गया है, उसको अभी छोड़ दो। आपको तो ये पता होना चाहिए कि W हमारा अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें कितने नंबर पे आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में W आता है 23 नंबर पे, उसके बाद H आता है अपना 8 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया इनको। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसमें +2 किया है, इसमें भी +2 किया है, इसमें +2 किया है, इसमें +2 किया है और इसमें +2 किया है। जब इसमें सभी में +2 करेंगे तो 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 2 हो जाएगा 14 और 5 और 2 हो जाएगा 7। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इसका कोड लिखा गया है, इसने WHALE को यहाँ पे इसने कोड किस तरीके से लिखा है, 25 10 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 31 और 47, 25 10 31 47, जो कि आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इसका कोड बनाया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इनकी संख्याएं लिखी, किस नंबर पे कौन सा अपना लेटर आता है, उसके बाद सभी में 2 2 को जोड़ दिया है। तो बस यही किया है हमने। तो देखिए अब हमें क्या करना है, शार्क का निकालना है। तो शार्क का भी निकलेगा, बड़ी आसानी से निकलेगा। तो SHARK। अब आपको कई बार क्या होता है, ऑप्शंस को भी देख करके चलना होता है, नहीं तो आप लोग लेकर बैठ गए पूरा निकालने के लिए। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। तो सभी में आपको +2 करना है। देखिए जो K है अपना 11 पे आएगा और 11 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब लास्ट में आपके ऑप्शन में सभी में 13 तो है नहीं है यहाँ पे। देखिए इसमें 11 है तो ये नहीं हो सकता है, इसमें 11 है तो ये नहीं हो सकता है, इसमें 37 है तो ये नहीं हो सकता है। 13 तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आगे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको चेक करके नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक तरीके ट्रिक मान सकते हो आप लोग कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से उठाना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग पूरा उसको लेकर के बैठ जाओ कि यहाँ पे SHARK सभी का निकाल के देखो, एक एक निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित के बीच में संबंध को पहचानकर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 और 31 के बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। उसी प्रकार से वही संबंध 7 और 223 के बीच में है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 6 और किसके बीच में, 6 का संबंध किससे होगा। तो 6 का संबंध निकालना है। तो सबसे पहले 4 और 31 और 7 और 223 का संबंध पहचानना पड़ेगा। तो देखिए इसमें इन्होंने किया गया है, इसमें बस इन्होंने ये किया है कि सबसे पहले ली है अपनी पहली संख्या। पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बनी है, तो दूसरी संख्या कुछ इस तरीके से बनी है। सबसे इन्होंने क्या किया है, पहली संख्या को ले लिया है, उसमें किया है क्या किया है, इसमें इन्होंने ये किया है, इसमें से 1 घटाया, यानी कि पहली संख्या में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसका कर दिया है क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। तो 4:31 समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें लॉजिक लगाया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। देखिए 7 है यहाँ पे, तो 7 अनुपात है। अब 7 से क्या किया है, इसने पहले 7 को लिया है, उसमें किया है प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1 घटाना पड़ेगा, तो 7 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 6 और 6 का करेंगे क्यूब। तो 6 का क्यूब आप सभी जानते हैं 216 होता है और 7 उसमें जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। ठीक है, 223 हो जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें किसका निकालना है, 6 का निकालना है। तो 6 का भी उसी स्पीड से, गोली की स्पीड से आप लोग आंसर निकालोगे, तो उसी स्पीड से निकालें। तो देखिए 6 यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, अब देखिए 6 अनुपात है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, 6 यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और इसमें कितने का, 5 का क्यूब जोड़ेंगे। तो 6 में से 1 जाएगा 5, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस करेंगे कितना,
6 करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा देखिए 125 और 6 होता है 131। अब 131 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो गोली की स्पीड से आप लोग लगाएंगे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये बताना है कि आप लोगों में से कितने लोग इसका लॉजिक पहचान पाए थे। अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि अक्षरों और प्रतीकों की निम्न व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सही उत्तर देना है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर, यानी कि जिनके ठीक पहले एक वॉवेल है। तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इस व्यवस्था को देखोगे और व्यंजन को देखोगे कि व्यंजन ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है। तो देखिए सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे व्यंजन तो है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है। लेकिन हमने आगे बढ़े थोड़े, तो आगे हमने देखा यहाँ पर, तो आर एक क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, उसके पहले क्या है एक स्वर यानी कि ई है, ई क्या है एक स्वर है यानी कि वॉवेल है। तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते गए तो हमने देखा यहाँ पे यू है, तो यू क्या है एक, यू एक अपना वॉवेल है और ए भी एक वॉवेल है, तो ये अपना हो नहीं सकता है। उसके बाद देखें आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमने बढ़ा, आगे बढ़ते गए कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन हम आगे बढ़े जैसे तो हमें एक चीज़ और दिख गई यहाँ पे एन, एन के पहले क्या है आई है, तो एन के पहले क्या हो गया आई। तो एन क्या है एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और आई क्या है, आई एक अपना स्वर है यानी कि वॉवेल है। तो एक ये हो गया, एक पेयर कौन सा हो गया, ये हो गया। अब आप लोग इसको चेक कर सकते हो, इसमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब अब इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 2। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बेजोड़ के बारे में बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे पहले देखा आपने कठोर और लचीला, तो आप लोग ऑप्शंस को देखते ही कई बार इसमें क्या होता है, कई बार आप लोग पहचान नहीं पाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा आसान दे देते हैं, तो आप लोग एक नज़र देखते ही पहचान लेते हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कठोर और लचीला। तो कठोर और लचीला जैसे आपने देखा हो, कठोर क्या होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठोस है, और लचीला मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठोस नहीं, मतलब लचीला मतलब होता है दबदबा सा पदार्थ। मतलब कठोर क्या हो गया एक बहुत ज़्यादा कठोर चीज़, ठोस चीज़, ठीक है। उसी प्रकार से लचीली क्या हो गई नरम चीज़। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें क्या है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा सेकंड ऑप्शन स्थिर और डुलमुल। स्थिर मतलब क्या होता है आप लोग स्टेबल हो, मतलब आप लोग स्टेबल का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो कि स्थिर, कि आप लोग जैसे कहीं किसी जगह पे खड़े कर दिया आपने, आपको किसी जगह पे खड़े कर दिया और आप लोग स्थिर खड़े हो गए वहाँ पर, आप लोग हिल नहीं रहे हो। तो उसके बाद है यहाँ पे ढुलमुल। तो ढुलमुल क्या होता है, ढुलमुल माने होता है हिलना डुलना, और स्थिर माने क्या होता है एक जगह पे आराम से खड़े रहना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें भी अपोजिट का यूज़ किया गया है। और उसके बाद देखा हमने नीरस और उत्तेजनापूर्ण। नीरस माने आप लोग समझ सकते हो कि शांत होता है, और उत्तेजनापूर्ण मतलब होता है एकदम से उसमें उत्तेजित जागना, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उत्तेजित हो जाना, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जब आप लोग देखोगे कि दब्बू और नरम, तो दब्बू और नरम में आपने देखा कि दब्बू क्या होता है, कोई चीज़ नरम होती है वो किस तरीके से आप लोग पहचान पाते हो कि नरम है या फिर नहीं है। तो जब आप लोग उसको प्रेस करते हो, जब आप लोग उसको दबाते हो, कोई वस्तु है उसको दबाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये नरम है या फिर कठोर है। तो आपने दबाया तो आप लोग उसको क्या कहोगे कि ये दबने वाली वस्तु है, दब्बू है। तो यहाँ पे दोनों में मतलब एक ही चीज़ का यूज़ किया गया है, दब्बू और नरम, तो ये सिमिलर वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे अलग क्या हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा, दब्बू और नरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में, आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में JOHN को 60 और RANB को 72 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इसका कोड बताना है आपको कि YUVAAN का कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जॉन का निकालना पड़ेगा, JOH और N। तो आपके सामने जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ करनी है कि जब आपके सामने इस प्रकार से संख्या लिखकर आए 60, तो आपको सबसे पहले इनके जो लेटर्स के नंबर हैं उनको देखना है। तो जैसे अपना ये J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, H आता है 8 पे, N आता है 14 पे। जब इनको आपस में आपने जोड़ा
तो आपने देखा कि 15 और 10 हो गया 25, 25 और 8 हो गया यहाँ पर 33, 33 और 4 हो गया कितना 37, और 37 और 10 कितना हो गया 47। तो मतलब इसका योग तो 47 आ रहा है। अब आपने देखा कि 47 से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं, तो ये तो अपना हो नहीं सकता है, ठीक है। अब लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो अपोजिट होते हैं उनको भी एक बार चेक करना है आपको। कैसे अपोजिट होते हैं? जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट होता है क्यू, उसी प्रकार से ओ का अपोजिट होता है एल, एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है, एन का अपोजिट क्या होता है? एन का अपोजिट होता है एम। अब इनके नंबर्स को लिखना है तो 17 यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, 13 पे एल हो जाएगा, 12 पे और जो अपना एस है वो हो जाएगा 19 पे, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और 12 हो जाएगा अपने पास 42, ठीक है। 42 हो गया, और 42 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52, 52 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो ये आपको नज़दीक दिख रहा है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे देखा 60 और यहाँ पे आया 61। 61 कैसे आया? इसके जो मतलब इनका पहले अपोजिट ले लिया और अपोजिट्स के नंबर को ले लिया, ठीक है। तो 62 में से क्या 61 आया आपके सामने, 61 में से माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 61 में से माइनस 1 कर देंगे तो जो अपना है ना 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें लॉजिक लगाया है। वही लॉजिक इसमें ये जो RANB दिख रहा है आपको रैनब, इसमें भी वही लॉजिक का यूज़ किया गया है। आप लोगों को तो सीधे डायरेक्ट निकालना किसके बारे में है? इसके बारे में निकालना है। तो देखिए अब निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको देखना है Y, फिर U, V और A फिर से N। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप तो छोटे ऑप्शंस को हटा सकते हो, क्योंकि छोटा ऑप्शन हो नहीं सकता है। 21 यहाँ पे कतई नहीं होगा। आप देखिए U का अपोजिट क्या होता है? सबसे पहले Y का अपोजिट होगा B, और U का अपोजिट होगा अपने पास क्या होता है? U का अपोजिट F होता है। V का अपोजिट क्या होता है? तो V का अपोजिट होता है E, और A का अपोजिट होता है Z, और फिर से Z, और N का अपोजिट होता है 13। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है, M 13 पे आएगा, Z आएगा 26 पे, फिर से ये 26 पे आएगा, E आएगा 5 पे, F आएगा 6 पे, और जो B है वो आएगा 2 पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनको आपस में ऐड करना है। तो देखिए 26 और 26 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 26 और 26 हो जाएगा 52, 52 और 13 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो देखिए आप 65 हो गया है यहाँ पर, तो ये तो अपना ये ऑप्शन चला गया है। उसके बाद क्योंकि 65 हुआ है और हमारे पास अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो 65 और 5 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 78 हो गया यहाँ पर, 78 हो गया ना। इन सभी को जब आपने जोड़ दिया कितना हो जाएगा? 78। अब 78 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो इसका कोड क्या निकल के आएगा? 77। जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई है। जो ऑप्शन डी है वो 71 नहीं था, कितना था? 77 था। तो आप लोग एक ऑप्शन और लगा लो, 77 ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। कमेंट बॉक्स में अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने गलत कराया है क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको सही लॉजिक बता रहा हूँ। तो आप लोग लॉजिक के हिसाब से चलिए, ना कि ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आपको कई बार एग्जाम में कहीं पर भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो आप लोग तो लॉजिक को देखिए बस, ठीक है। चलिए, सो इसका राइट आंसर क्या था? 77। तो आप लोग एक बार घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप लोग कोई भी ऑप्शंस को रख करके चेक कर सकते हो। जो आपके सामने खाली स्थान है वहाँ पर आप लोग रख करके इसको चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे कि हमारा कौन सा चीज़ रिपीट हो सकती है। तो के बाद देखा आपने आर, यहाँ पर आर देखा, तो के बाद आर देखा आपने। तो अब जहाँ कहीं भी आपको के दिखे तो उसके बाद आर लगा दो। तो उसके बाद आर एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर के पहले क्या है, तो आर के पहले के लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो एक इस तरीके से आपने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि पी के बाद के है, पी के बाद क्या है? के है। तो और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि आर के बाद क्या है? के आर डबल टी। तो के आर डबल टी यहाँ पर हो जाएगा, और उसी प्रकार से के आर यहाँ पर डबल टी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना बन गया? के आर डबल टी जी, और फिर पी है, फिर उसके बाद क्या है? गैप है। तो देखिए के आर डबल टी
डबल टी के बाद क्या है, डबल टी के बाद यहाँ पे आपने जी भर दिया, क्योंकि इसका देख करके चल रहे हैं। आपको तो पूरा जो है ना स्टेप्स को देख करके चलना है, इधर उधर से आप लोगों को मिला करके चलना है कि कौन से से हमारा कौन सा बन सकता है। अब देखिए आपने देखा कि जी के बाद यहाँ पे आ गया एम आ गया, ठीक है। तो जी के बाद एम आ गया तो एम यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। तो एम यहाँ पे हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर भी एम हो गया। तो इस प्रकार से एक चीज़ बची हमारे पास केवल, तो एम यहाँ पे हो गया। अब आपने देखा कि एम के बाद क्या हो जाएगा, एम के बाद यहाँ पे पी है तो यहाँ पर भी अपन पी भर देंगे एम के बाद। तो लगभग हमारे सभी भर चुके हैं। अब हमने भरा क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या भरा है, सबसे पहले भरा है हमने टी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने भरा है एम, ऑप्शन जी वाले में देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद क्या भरा है हमने, के भरा है। फिर उसके बाद क्या भरा है, जी भरा है। फिर उसके बाद इस स्टेप में क्या भरा है हमने, इस स्टेप में भरा है पी। अगले स्टेप में क्या भरा है, आर भरा है। फिर उसके बाद टी भरा है, फिर एम भरा है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक ऑप्शन ये वाला चला जाएगा, क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर पे क्या है, के है। अब देखा आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कि इसमें थर्ड नंबर पे क्या है, जी है, जबकि हमें क्या चाहिए, के चाहिए। तो ये वाला भी चला गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे एक 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे क्या है, पी है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें पाँचवें नंबर पे आर है, तो ये भी चला गया। अब आप लोग इसको मिला सकते हो। तो अब आप जब इसको मिलाओगे कि टी एम के, फिर उसके बाद क्या है, जी है, फिर उसके बाद पी है, फिर आर है, फिर टी है और फिर एम है। तो इस प्रकार से जो अपना राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मैं ये उम्मीद के साथ चलता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे ज़रूर कर लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि पार्थ अन्या का मामा है। तो पार्थ के बारे में बात हो रही है कि पार्थ किसका मामा है, अन्या का मामा है। उसके बाद कह रहे हैं कि लव के 2 बच्चे हैं। लव नाम का कोई व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं। आलोक अन्या का दादा है। वरुण रीना का दामाद है। पूनम अन्या की माता है। वरुण पूनम का पति है। लव रीना का पति है। तो वरुण लव से किस प्रकार से संबंधित है उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक स्टेप बनाना है कि पार्थ क्या है, अन्या का मामा है। तो देखिए जो आन्या होगी वो होगी सबसे नीचे, आन्या होगी सबसे नीचे। इसकी कोई माता होंगी, इसकी क्या होंगी, माता होंगी। तो इसकी माता होंगी, उसका भाई कौन हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा। पार्थ हो जाएगा उसका भाई, ठीक है, माता का भाई। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं कि लव के 2 बच्चे हैं। तो अभी इसको छोड़ो, लव हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो आन्या है, आलोक आन्या के दादा हैं। जो आलोक हैं वो क्या है, आन्या के दादा, मतलब आन्या के पिता। आन्या के कोई पिता होंगे, उनके पिता कौन है, आलोक हैं, ठीक है, आलोक। उसके बाद अब अगली स्टेप में कहेंगे, अगली स्टेप में देख रहे हैं कि वरुण रीना का दामाद है। तो वरुण रीना का दामाद है। अभी हमें पता नहीं है कि वरुण कौन है, रीना कौन है। उसके बाद लेकिन हमने जैसे देखा कि पूनम आन्या की माता है, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएंगी, पूनम आ जाएंगी। ये पूनम है, ठीक है। पूनम क्या है, आन्या की माता है। और पूनम का पति कौन है, पूनम का पति है वरुण। तो पिता कौन हो जाएंगे इसके, वरुण हो जाएंगे, ठीक है, वरुण इसके पिता हो जाएंगे। उसके बाद अब ये वाली स्टेप पढ़ेंगे कि वरुण किसका दामाद है, रीना का दामाद है। मतलब जो पूनम की माँ है, पूनम की माँ कौन हो जाएंगी, पूनम की माँ हो जाएंगी रीना। अब रीना की शादी किससे हुई है, रीना की शादी हुई है लव से। तो रीना की शादी हो गई लव से। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वरुण लव से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए लव की लड़की का नाम क्या है, लव, और रीना इन दोनों की लड़की का नाम है पूनम, और पूनम का पति कौन है, वरुण है। तो वरुण और लव का संबंध पूछ रहे हैं। तो वरुण लव से किस प्रकार से संबंधित है, तो वरुण है लव का दामाद। क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा लव का दामाद। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। तो आपको सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होती है, दर्पण आकृति होती है, उसमें क्या होता है। तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, जो अपनी लेफ्ट की चीज़ है। अब मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज की। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो अपनी लेफ़्ट की चीज़ है वो कहाँ पर चली जाती है, वो चली जाती है राइट में, और जो अपनी राइट की चीज़ है वो आ जाती है लेफ़्ट में, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर की चीज़ है वो ना तो नीचे जाएगी और ना ही नीचे की चीज़ ऊपर जाएगी। ये दर्पण प्रतिबिंब की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शंस को। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि अपना कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो आपको जो पता होना चाहिए कि लेफ़्ट की चीज़ जाती है राइट में, मतलब टी यहाँ पे लेफ़्ट में था, अब वो कहाँ पे जाएगा, अब राइट में जाएगा, मतलब अपना जो टी है वो सबसे लास्ट में पहुँचेगा। और लेकिन इसमें ऊपर और नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो टी से स्टार्ट नहीं होगा, तो टी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन ये वाला और ये वाला, तो इसमें आपको कहाँ तक सेम दिख रहा है, तो यहाँ तक सेम दिख रहा है LAC तक, LAC तक सभी कुछ कॉमन दिख रहा है, तो LAC तक यहाँ पे आपने देख लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है I, तो इसके बाद I यहाँ पे आना चाहिए। तो आई जो है ना, सी के बाद ही तो आई आएगा, उसकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। इसमें इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है, एन पहले ले लिया है, आई बाद में ले लिए, तो ये गलत हो गया। बचा कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर डी बचा रह गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको गलत पद बताना है इस श्रृंखला में। तो गलत पद कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। तो इसमें जो है ना लॉजिक को देखेंगे सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस श्रृंखला को नोट करना है। सबसे पहले लिखा है 64, फिर उसके बाद लिखा है 34, फिर लिखा है 36, फिर लिखा है 56, फिर लिखा है 114, फिर लिखा है 287, फिर लिखा है 860। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें लॉजिक देखना है। तो इसमें बहुत ही अजीब सा लॉजिक लगाया गया है, और कुछ लोग क्या है मतलब अच्छे लेवल का इसमें लॉजिक लगाया गया है, तो आराम से समझ में नहीं आता है। इसमें लॉजिक ये लगाया गया है कि इसमें पहले किया गया है कितने, इसमें पहले किया गया है 0.5 का गुणा, 0.5 का गुणा किया गया है, या फिर आप लोग समझ सकते हो 1/2 का गुणा। तो 1/2 का गुणा करेंगे जब आप, तो 64 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। उसमें किया है इन्होंने 2 को जोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले क्या किया है इन्होंने, पहले किया है 0.5 का गुणा, उसके बाद उसमें 2 जोड़ दिया है। अब अगली स्टेप में यहाँ पे क्या किया है, इसमें किया है 1 का गुणा, तो गुणा 1 किया है, उसके बाद इसमें 2 जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में जैसे चलेंगे हम, तो अगली स्टेप में इन्होंने क्या किया है, अगली स्टेप में 1.5 का गुणा किया है, मतलब 0.5 से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मान सकते हो आप लोग यहाँ पे 0.5 का हुआ था, तो अगले में क्या हुआ 1.0 का, यानी कि 1 का। अगली स्टेप में क्या हो रहा है, अगली स्टेप में हो रहा है 1.5 का, और उसमें कर रहे हैं +2, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप से इस स्टेप में जा रहे हैं, तो इस स्टेप में कर रहे हैं 2 का गुणा, क्योंकि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 56 दूनी कितना होता है, 56 दूनी होता है 112, और इसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 114। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें क्या करेंगे, 2.5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब 2.5 का गुणा किया जाएगा तो 114 इंटू 5/2 करेंगे, तो 114 इंटू 5/2, क्योंकि 5/2 ही तो 2.5 होता है। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड किया जाएगा तो 72 इंटू 5 हो जाएगा, तो 72 इंटू 5 और +2 कर दें तो 287 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब अगली स्टेप में जो है ना, अगली स्टेप में किया गया यहाँ पे कितने का किया गया है, 2.5 का गुणा 2.5 का किया गया है, उसमें किया गया है +2। उसके बाद अगली स्टेप में यहाँ पे कितने का किया जाएगा, 3 का गुणा किया जाएगा, और उसमें 2 जोड़ा जाएगा। तो अब 287 में अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि हमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 287 में किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा, उसमें 2 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 287, तो 7 × 21 यहाँ पे, और 8 × 24, और 2 कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर जब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और उसमें 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 863, 863। तो 863 होना चाहिए था, इन्होंने कितना लिखा है 807। इसमें हमें बताना क्या था, गलत पद बताना था, तो गलत पद क्या हो जाएगा 860 हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन जब आप लोग इसको कॉपी पे करोगे तो मैंने जो लॉजिक बताया उस तरीके से कि सबसे पहले मैं 0.5, अगली स्टेप में 1 का, फिर अगली स्टेप में 1.5 का, इस तरीके से कर रहे हैं। और सभी में पहले मल्टीप्लाई फिर 2 जोड़ रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर 2 जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आपको एक बार घर पे ज़रूर लगाना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि आमिर का जन्मदिन
क्या बोला जा रहा है, आमिर का जन्मदिन 25 फरवरी 2020 को था। तो 2020 आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि लीप वर्ष है, क्या है, लीप ईयर है 2020। उसके बाद कह रहे हैं तो सप्ताह के किस दिन उसके भाई का जन्मदिन था, जो कि 13 मई को था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 13 मई को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो आपको 25 फरवरी से निकालना है। तो 25 फरवरी 2020, तो आपको अगर इसमें एक ऑड डेज का जो कॉन्सेप्ट होता है तो आपको पहले तो 13 मई 2020 का निकालना है कि 2020 को 13 मई 2020 को कौन सा दिन था। इस दिन को मतलब 25 फरवरी कौन सा दिन था, तो ट्यूसडे था, TUESDAY, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार था। अब आपको ये देखना है कि इसमें दिन कितने बढ़ गए, टोटल दिन कितने बढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले देखा आपने फरवरी, तो आपने देखा 2020 है, फरवरी क्या है, लीप ईयर है, तो फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की होगी। अभी यहाँ पे 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं। 25 से अब आगे की देखें कि कितने दिन बचे हैं, तो बचे हैं 4 दिन, तो 4 दिन वो हो जाएंगे, उनको लिखना है। उसके बाद आप गए मार्च में, तो मार्च में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। 31 के जब ऑड डेज निकालेंगे तो 31 के ऑड डेज कैसे निकालेंगे, ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज होता है मतलब किसी भी जैसे आपके पास दिन निकल के आए, 60 दिन निकल के आए, 30 दिन निकल के आए, उसमें क्या करना है, आपको एक 7 से भाग देना है। जैसे आपके 31 मार्च में कितने दिन होंगे, 31, तो इसमें ऑड डेज कैसे निकलेंगे, 7 से भाग देंगे। जितना अपने पास शेषफल बचेगा, तो 7 चौके 28, 3 अपने पास शेषफल बचा है, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर ऑड डेज, ठीक है। 3 कितने हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे, तो 3 इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद अब आ गए अप्रैल में, तो अप्रैल में कितने दिन होंगे, 3 दिन होंगे अप्रैल में। अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे अप्रैल में। अब 30 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 हो गए ऑड डेज। उसके बाद अब जो 13 तारीख दी गई है उसको ऐड कर लो आप लोग, या फिर तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से इनको ऐड करना है, तो 4 और 3 7, तो इनको हटा दो अलग, क्योंकि यहाँ पे इनका रिमाइंडर 0 बचेगा जब भाग देंगे 7 से। फिर उसके बाद 6 और 2 8, तो 8 यहाँ पे टोटल निकल के आएंगे इस तरीके से। कितने आएंगे, 8 में फिर से 7 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1। मतलब जो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो ऑड डेज कितने निकल के आए, ऑड डेज निकल के आए यहाँ पर कितने, 1। यानी कि आप देखिए ट्यूसडे है तो ऑड डेज निकल के आया 1, तो 1 जोड़ देंगे ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे प्लस 1 कितना हो जाएगा, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो मतलब 13 मई को कौन सा दिन था, 13 मई को था बुधवार। तो बुधवार ऑप्शन जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियोस को बनाने में। सो आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। सो अब इसमें कह रहे हैं कि प्रश्न आपको एक दिया गया है और इसमें कथन दिए गए हैं 2। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही मतलब हो सकता था और कौन सा नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न पढ़ना है। इसमें बोल रहा है कि सैम गौरी से कैसे संबंधित है। तो सैम गौरी से कैसे संबंधित है, तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप कथन को पढ़ोगे। अब आपने देखा कथन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि राघव की बहन जया का विवाह सैम के भाई लियो से हुआ है। सैम के भाई किससे हुआ है, लियो से हुआ है। तो राघव की बहन है कोई, कौन है, जया है। तो आपको देखना है कि राघव कौन है, राघव की बहन जया। तो आपको देखना है राघव पहले, तो राघव जो है ना, इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है जया। इसका विवाह किससे हुआ है, इसका विवाह हुआ है सैम के भाई लियो से। तो सैम के भाई लियो से हुआ है किसका विवाह, राघव की बहन और सैम का भाई हो गया, सैम का भाई। अब आपको ये बताना है, अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि सैम के भाई लियो से हुआ है जो अपने माता पिता का एकलौता पुत्र है। मतलब यहाँ पे लियो ही केवल लड़का है, तो सैम कौन हो जाएगा, सैम हो जाएगी इसकी बहन, मतलब लड़की हो जाएगी, ठीक है। तो सैम इसकी लड़की है, सॉरी सैम क्या है, सैम है इसकी बहन, जो लियो है उसकी बहन है सैम, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि गौरी लियो और जय की एकलौती पुत्री है। तो लियो और जय की एकलौती पुत्री कौन है, गौरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चित्र बन चुका है। अब आपको यहाँ पे ये बताना था कि सैम और गौरी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए जो गौरी है
वो क्या है, सैम की क्या हो जाएगी, भतीजी आप लोग बोल सकते हो। बुआ और भतीजी का संबंध निकल के आएगा, क्योंकि लियो की क्या है, सैम लियो की बहन है और लियो की लड़की का नाम क्या है, गौरी है। तो यहाँ पे सैम क्या हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी गौरी की। गौरी की बुआ कौन हो जाएगी, सैम हो जाएगी। अब आपको ये बताना है, इसमें ऑप्शन देखिए कि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको ये बताना था कि हमारी जो गौरी है उसका मतलब जो सैम है उसका गौरी से क्या संबंध है। तो क्या केवल कथन 1 से आप लोग इसका जानकारी निकाल सकते थे कि यहाँ पे सैम और गौरी के बीच में क्या संबंध है। क्या कथन 1 से निकाल सकते थे, तो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इसमें अभी तक गौरी आई ही नहीं थी। मतलब कथन 1 में गौरी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था, तो यहाँ पे केवल कथन 1 तो निकाला नहीं जा सकता है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन अगला। तो अब हमने देखा ऑप्शन इसमें अगला, इसमें कह रहा है कि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। क्या ऐसी बात सही है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन नहीं हो सकता है। तो आपको दोनों कथनों को मिला करके ही आंसर देना है। तो आप तो डायरेक्ट आंसर लगाइए, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 1 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की जानकारी को मिलाना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है, जिस पे आपको इस क्लास की और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं अभी तक उन सभी की PDF मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपको बतानी है आकृति। यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो आपको देखते ही कुछ ऑप्शंस को हटा देना है। जैसे आपने देखा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, तो ऑप्शन नंबर ए देखा यहाँ पर, जैसे आप लोग इसमें लगा दोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे नीचे तो इसने कुछ पूर्ति ही नहीं की है, तो ऑप्शन ए तो अपना चला गया। उसके बाद देखा आपने ऑप्शन बी, तो इसमें भी उसी तरीके से किया गया, तो ये भी चला गया। तो 2 ऑप्शन अपने पास चले गए। ठीक है, अब देखा आपने ऑप्शन नंबर सी, तो 2 ऑप्शन अपने ये चले गए। अब देखेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी में जैसे आप यहाँ पे जो रख के इसको चेक करोगे, तो जब इसको रख के चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये भी थोड़ा अधूरा है, क्योंकि इसमें इस तरीके से अगर लाइन हो जाती बीच में तो मज़ा आ जाता, मतलब सही हो जाता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी बचेगा वो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जब डी बचता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें कह रहे हैं कि कुछ लाभ हानि है। तो कथन और निष्कर्ष चैप्टर जो आता है इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कह रहे हैं कि कुछ लाभ क्या है, हानि है। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कुछ लाभ क्या है, हानि। तो लाभ यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, तो कुछ लाभ क्या है, हानि है। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि कुछ लाभ जो है ना, कुछ हानि लाभ हैं। सही बात है, कुछ हानि हो गई, लाभ वो बात बिल्कुल बराबर है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ लाभ क्या है, मार्जिन है। तो कुछ लाभ क्या हो गए, मार्जिन हो गए, मार्जिन। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी मार्जिन बचत हैं, मतलब सभी जितने भी मार्जिन हैं वो क्या है, बचत हैं। अब हमें कथन दिए गए तो कथन को पढ़ना है। तो पहला कथन ये दिया गया है कि कम से कम कुछ मार्जिन हानि है। तो देखिए यहाँ पे ये बात सत्य नहीं हो रही है। जब तक आपको 100% ट्रू रिजल्ट नहीं मिल जाता है कि ये हो सकता है, यहाँ पे आपको सकता वाली कंडीशन दिख रही है, मतलब ये जो बचत वाला आपको दिख रहा है सर्किल, वो इधर से होकर भी जा सकता था। लेकिन अभी हमें क्या कह रहे हैं कि जो अपनी संभावना होती है उसको नहीं लेना है। इसमें आपको 100% ट्रू आंसर लगाना है। तो इसमें कम से कम कुछ मार्जिन हानि नहीं है, मतलब हानि है। तो ये चीज़ आपको संभावना व्यक्त कर रही, तो अभी आप लोग इसको क्रॉस लगा दो। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हानि बचत है। तो बचत भैया मैंने बताया कि हो सकता है, तो हो सकता है तो ये चीज़ हो जाएगी, फिर से मतलब संभावना व्यक्त कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि 85% लाभ क्या है, बचत हैं। तो 85% लाभ बचत है। देखिए बचत और 85% तो हमें पता नहीं है कि 85% ही होंगे, लेकिन जब आप देखें कि बचत और लाभ में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो डार्क साइडेड पोर्शन बना रहे हैं यहाँ पर हम, तो इसमें लाभ और बचत में कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 85% लाभ बचत है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ओनली निष्कर्ष 3 अपना अनुसरण करता है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन जो सी वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ पे इसके बीच में कुछ संबंध दिया गया है। अब आपको पहचानना है कि इन ऑप्शंस में से किसके बीच में संबंध है। तो एग्जामिनर भी चालाक था और उसने क्या किया है, इसमें लगभग सभी में आपको पहले से दूसरे तक जाने में, मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया गया है वो लगभग सभी ऑप्शंस में एकदम सेम दिया गया है। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्व करना है तो आप लोग इसको सॉल्व करो और इसका राइट आंसर निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें जो है ना, इसमें इन्होंने किया क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने ये किया है कि सबसे पहले जो DEAN इसको लिखा है, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है WV Z और M। अब आपको ये पता है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। D का अपोजिट क्या है, W है। E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट है V। A का अपोजिट है Z और N का अपोजिट क्या है, M है। तो पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में जाने के लिए क्या किया है, सभी के अपोजिट किए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में से इसमें अपोजिट है या फिर नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले देखा जी का अपोजिट होता है T, बिल्कुल सही है। O का अपोजिट होता है L, ये भी बिल्कुल सही है। L का अपोजिट O, ये भी बिल्कुल सही है। और D का अपोजिट W, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। अगली स्टेप में देखेंगे P का अपोजिट K, बिल्कुल सही है। I का अपोजिट क्या है, R है, ये भी बिल्कुल सही है। G का अपोजिट क्या है, G का अपोजिट है T, तो ये भी बिल्कुल सही है। E का अपोजिट V होता है, ये भी बिल्कुल सही है। O का अपोजिट होता है L, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। और N का अपोजिट होता है M। तो मतलब इन्होंने अपना जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया है क्वेश्चन बनाने वाले ने। इसमें इन्होंने लगभग सभी ऑप्शन में पहली से दूसरी स्टेप में जाने के लिए एकदम सेम लॉजिक लगाया है। तो आपको तीसरी स्टेप वाला चेक करना है। तो अब हम देखेंगे दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप में जाने के लिए। तो सबसे पहले W, फिर उसके बाद B, फिर Z और M। तो W आता है 23 पे, उसमें से एक घटा देंगे हो जाएगा 22, और 22 पे आता है B। उसके बाद देखिए U, भी आता है 22 पे, 22 में से एक घटा देंगे 21, 21 पे आएगा U। जो अपना Y है, Y में से एक घटा देंगे X बचेगा। सॉरी, जो Z है अपना, Z में से एक घटा देंगे तो Y बचेगा। और जो अपना M है, M में से एक घटा देंगे L बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक घटाकर चल रहे हैं। अब देखा हमने पहला ऑप्शन यहाँ पे, तो T से हुआ है W, T आता है 20 पे, 20 में से एक घटाएंगे 19, तो S आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हो गया गलत। तो पहला ऑप्शन चला गया इस तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड में यहाँ पे आपको देखना है, एक घटाना है, तो क्या आता है 11 पे, 11 में से एक घटाएंगे बचेगा 10। और 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है J। इन्होंने लिखा क्या है, L लिखा है, तो ये भी घट गया। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, तो F, यहाँ से आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो U से एक घटाएंगे, U आता है 21 पे, 21 में से एक घटाएंगे बचेगा 20, 20 पे क्या आता है, T आता है, तो T से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, इन्होंने ये भी गलत कर दिया है। तो एक ही ऑप्शन बचा रह गया, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन जो D है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए L अपना 12 पे आता है, K 11 पे आता है, तो एक घटाया गया है। आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन D है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको लॉजिक सही तरीके से बता दिया है कि इसमें किस तरीके से इन्होंने लॉजिक का यूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपके सामने एक पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उसमें आपसे लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि जब आप ऐसी स्थिति में होते तो आप क्या कार्रवाई करते। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें कह रहे हैं कि आप, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप रात में अपने डिवीज़न में गश्त कर रहे हैं और आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से कोस रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, पीछे वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के चाकू मारता है। मतलब दो व्यक्ति भाग रहे हैं और भागते भागते दोनों बहस कर रहे हैं और कोस रहे हैं एक दूसरे को। और क्या कह रहे हैं, जो पीछे वाला व्यक्ति था और जो आगे वाले व्यक्ति को क्या मारता है, चाकू मारता है और फिर उसे पीटना शुरू कर देता है। अगले यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही आप घटनास्थल पर पहुँचे, मतलब आप वहाँ पर पहुँचे कि जहाँ पर चाकू मारा गया था, आप लोग वहाँ पर पहुँचे और वे दोनों आपको देख लेते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन जो घायल व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके तो चाकू मार दिया गया है, जो घायल व्यक्ति है वो बेहोश होकर गिर जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भागता रहता है। आपकी क्या कार्रवाई होगी, मतलब आप ऐसी कंडीशन में जब होगे तो अब आप क्या करोगे। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि जो भाग रहा है उसका पीछा करेंगे और दोनों को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आप लोग जो डिसीज़न ले रहे हो तो उसमें दूसरे की भी भलाई होनी चाहिए।
तो जैसे आप लोग देखो कि आप जो भाग रहा है उसका पीछा करेंगे, तो भाई आपने पीछा तो किया, लेकिन जो व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है उसके लिए आपने कुछ किया नहीं किया, तो ये चीज़ हो जाएगी गलत। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए अपना चला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन, और इसमें कह रहे हैं कि जो गिर गया है उसे देखेंगे और एम्बुलेंस को कॉल करें और फिर दूसरे व्यक्ति का पीछा करने का प्रयास करें। तो अभी इसको छोड़ देते हैं और अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। फिर अगले ऑप्शन में कह रहे हैं कि दूसरे आदमी के पैर में गोली मारेंगे और फिर दोनों को पकड़ लें। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि अगर उसकी कोई गलती ही नहीं हुई तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी गलत, गोली उसको मारना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता है। उसके बाद आपने देखा ऑप्शन डी यहाँ पे कि घायल व्यक्ति की देखभाल के लिए बैकअप के लिए कॉल करें। तो बैकअप के लिए पता नहीं कितना देर का टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर, और जबकि आप क्या करेंगे, भागते हुए व्यक्ति का पीछा करेंगे, तो आप उस व्यक्ति को मतलब छोड़ के जा नहीं सकते हो, तो ये चीज़ हो जाएगी गलत। तो अभी जो अपना सभी ऑप्शन चले गए हैं, केवल एक ऑप्शन बचा रह गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति गिर गया है उसे देखेंगे और एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फिर दूसरे व्यक्ति का पीछा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास ही कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि तब तक तो वो व्यक्ति भाग चुका होगा। तो यहाँ पे प्रयास बिल्कुल सही लिखा है, तो यह जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति ए, वी, बी, जी, क्यू और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विमुख होकर के बैठे हैं, मतलब केंद्र के बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एफ और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक चित्र। तो सबसे पहले आप लोगों को 6 व्यक्तियों के बैठने की जगह बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सभी लोग कहाँ पर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि भी और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो भी और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो अब अगली स्टेप पढ़ेंगे कि भी जी के कहाँ पर है, बाईं ओर है। अब देखिए आप लोग कहीं पर भी जी मान सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे जी यहाँ पे मान लिया, तो आपको देखना है कि अब इसका बायां कौन सा होगा। तो इसका बायां होगा इधर नीचे की साइड, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये है बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये हाँ यहाँ पर कैसे आप लोग करोगे, मतलब भी अपना इधर ही आएगा। तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, तो मतलब भी की पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी भी की पोजीशन। ठीक है, अब अगली स्टेप में पढ़ते हैं। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ए के दाएं, अब देखिए ए का दायां कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है ए। तो ए जैसे आपने बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ए, और इसका दायां होगा इधर के साइड। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है अपना भी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये इस तरीके से। जो अपना जी है, जो अपना जी आया है, ए के दाएं कितने स्थान पे है, ए के दाएं तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो क्यू के ठीक बाएं बैठा है। अब आपको ये देखना है कि जो वाला जो वर्ड आता है, जो वाला जो वर्ड आता है वो हमेशा सेकंड वाले के लिए आता है, मतलब ए के लिए आया है, तो ए क्यू के बाएं बैठा है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ बन गई। अब अगले स्टेप में कह रहे हैं कि एफ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अब हमने एक स्टेप को जो छोड़ा था वो क्या स्टेप थी, शुरू में हमने एक स्टेप ये छोड़ी थी कि एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे तो अपना एफ आ नहीं सकता, अगर यहाँ पे हम एफ बना देंगे तो एफ और ए हो जाएंगे निकटतम पड़ोसी। तो इस वजह से एफ को हम यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एफ हम कहाँ पर बनाएंगे, एफ बनाएंगे यहाँ पर, और जो बचा रह गया, क्या बचा रह गया, बी बचा रह गया, तो बी बन जाएगा अपना इधर। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा पूरा, और इस तरीके से आप लोग उसको देख सकते हो। अब हमसे कह रहे हैं कि एफ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जैसे आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो एफ और क्यू, तो एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति यहाँ पर भी बैठे हैं, और एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति यहाँ पर भी बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ और क्यू के बीच में बैठे हैं 2 व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ना ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प के बारे में बताना है, इसका चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है
कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें लॉजिक कुछ अलग अलग तरीके से आपने जैसे एग्जाम में लॉजिक लगाए और आपको समझ में नहीं आया, तो आपको सबसे पहले जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको थोड़ा सा समय देना है इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा समय देना है, लगभग आपको देना है 30 सेकेंड्स का समय। और एक नज़र में अगर देखते हुए बन रहा है ये क्वेश्चन तो आप लोगों को लगा देना है, और नहीं बन रहा है तो आप लोगों को छोड़ देना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए इसमें ना इन्होंने ये लॉजिक लगाया है, इसमें क्या किया है, सबसे पहले ये चीज़ इसको जोड़ा है आपस में, सभी को चारों को आपस में जोड़ा है। तो 8 और 4 हो जाएगा 12 और 12 24 हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और 26 में जब 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 26 में 2 से भाग दे देंगे तो 13 हो जाएगा। जो 13 निकल के आएगा वो यहाँ पे इन्होंने बीच में लिख दिया है। उसी प्रकार से जब देखेंगे यहाँ पे 16 और 8 हो जाता है 24, 24 और 24 हो जाता है 48, 48 और 4 हो जाएगा 52। तो 52 में जब आप 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 26, 26 इन्होंने कहाँ लिखा है, बीच में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले 14 और यहाँ पे 22, 14 और 22 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, तो 38 हो गया है। अब देखिए 38 हुआ है, यहाँ पर 38 हुआ है, और उसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे x मान लो, और इसका जब 2 से भाग दिया जाएगा कितना बचेगा 22, यानी कि बचने वाला है। तो 22 इधर हो जाएगा 44, तो x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 44 माइनस 38, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। तो x का मान निकल के आएगा 6, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 6 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार आप लोग इसको चेक कर सकते हो अच्छे से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं एक कथन अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो पहले को आप लोग मान सकते हो अभिकथन ए, इसको आप लोग ए मान सकते हो, इसको आप लोग आर मान सकते हो, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि अभिकथन ए, रजिया सुल्तान दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी क्या थी, पहली और एकमात्र शासिका थी, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मतलब अपने दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑप्शन कौन सा हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए गलत है, तो ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही सही हैं अपने। उसके बाद कह रहे हैं कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही सही है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखा हमने ए, तो इसमें कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मतलब जो अभिकथन ए है उसकी सही व्याख्या क्या है, आर है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अभिकथन ए और आर, क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी पहली और एकमात्र शासिका थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं हो सकती है कि ये गुलाम वंश की थी, तो यहाँ पे सही व्याख्या नहीं है आर। तो यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये भी हो नहीं सकता है। उसके बाद तो ये जो चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो ऑप्शन बी बचता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ आकृतियों का चयन कीजिए। तो आपको इसमें बेजोड़ आकृतियों के बारे में बताना है। तो देखिए आप लोग इसको देखते ही बना दोगे। कैसे बना दोगे, इसमें आपको देखना है ये वाला डार्क शेडेड पोर्शन जो आपके सामने इस तरह की आपको एक पहले तीर दिख रहा है, इस तरीके से इन्होंने इसमें क्या किया है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कुछ पंखुड़ी टाइप का लगाया है, और यहाँ पे इस तरीके से इसमें डार्क जो शेडेड पोर्शन है। अब आप लोग डार्क शेडेड पोर्शन को देख सकते हो, जो डार्क शेडेड पोर्शन है हमेशा तीर की दिशा में आ रहा है, तीर की दिशा में डार्क शेडेड पोर्शन है। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी तीर की दिशा में, क्या यहाँ पे तीर की दिशा में है, नहीं है। यहाँ पर तीर की दिशा में है, नहीं है। और यहाँ पर तीर की दिशा में है, नहीं है। केवल इसी में तीर की दिशा में है, तो केवल इसी में, मतलब ऑप्शन जो ए है वो सबसे अलग है। बेजोड़ आकृति का चयन करना है, इसमें तीर की दिशा में नहीं है, इसमें भी तीर की दिशा में नहीं है, और इसमें भी तीर की दिशा में नहीं है, तो केवल इसमें है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अलग निकालना था तो सबसे अलग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो आज का है लास्ट प्रश्न, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने एक दिया गया है शब्द कमिश्नर, कमिश्नर का यूज़ करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोग इसको बस करना क्या है, स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ना है। तो स्पेलिंग में जैसे आपने देखा कि सी है, ओ है, एम भी है, और आई भी है, डबल एस है, और ओ भी है, एन भी है, और आर भी है।
तो आप देखेंगे ऑप्शंस को, सबसे पहले ऑप्शन उठाया ए, तो ऑप्शन उठाया ए, ऑप्शन में आपने देखा सी भी है, ओ भी है, एम भी है, मतलब सभी मिल रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में आपको देखा पी, तो पी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है इसमें, कमिश्नर में आपको पी कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो अपना राइट आंसर है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे परमिशन शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से सही किया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद जो सभी लोग कहते हैं एक बार लाइक कर दें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके ही लिए बेनिफिट हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।